हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सर, योर साइंस टीचर। वेल स्टूडेंट्स, आज के दिन में हम नया टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम टर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें इनिशियल जो सफिक्स आता है दैट इज डिस्प्लेस, राइट। ये डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी की जगह पे आ जाना या किसी की जगह को बदल देना, राइट। दैट इज डिस्प्लेस, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसके अंदर स्टूडेंट्स एक तो एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। ये दोनों एक साथ में जो है रिएक्शन करेंगे, एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा, राइट। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। समझ में आ गया होगा? और भी अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले स्टूडेंट्स, ये जो यहां पे टर्मिनोलॉजी आ रही है कि लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, अब स्टूडेंट्स देखो अभी तक जो है 118 जो है एलिमेंट्स साइंटिस्ट लोगों ने वर्ल्ड ओवर में जो है रिकॉग्नाइज किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, उनको स्टडी किए हैं। तो ये जितने भी 118 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, कोई भी चीज के साथ में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करेंगे, राइट। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं स्टूडेंट्स नेचर में जो कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो अकेले एज इट इज पड़े रहेंगे। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो या तो फास्ट या तो स्लोली कोई दूसरे दूसरे एलिमेंट्स है कंपाउंड के साथ में ऑल टाइम रिएक्शन करके उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ऐसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स और या जो है नॉर्मली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं हमें नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। वो किसी ना किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ में कंबाइन होकर के रिएक्शन करके वो कंपाउंड स्टेट में ही हमेशा हमें मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, प्लैटिनम है, इसलिए तो इनकी शाइन, ये जो चमक है, हमेशा बरकरार रहती है ना। तो ये हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमको नेचर में हमेशा ये कंपाउंड नहीं फ्री स्टेट में हमको मिलेंगे, राइट। तो एक बात तो हमको पता चल गई कि भाई जितने भी एलिमेंट्स है उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ थोड़े कम रिएक्टिव है, कुछ बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, राइट। ओके, तो इसी के ऊपर से जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है कि एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है वो कंपाउंड जो यहाँ पे दूसरा वाला है, ये कंपाउंड के अंदर जो एक एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से कम रिएक्टिव है, तो ये एलिमेंट कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसको जो है डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे इस पूरे डेफिनेशन को। अगर मैं जनरलाइज करूं स्टूडेंट, तो आप इस तरह से जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कंपाउंड भी कैसे बनता है, दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ में आते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो यहां पर भी एलिमेंट का प्रेजेंस तो है ही ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होगा जब ये वाला जो एलिमेंट है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे? यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे। यहां पे जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, तब क्या होगा, ये एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे जो है एलिमेंट बन जाएगा दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पे नया कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। और इसको अच्छी तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लो हमारे पास में एक एलिमेंट है ए और एक कंपाउंड है बी सी, राइट। तो ऐसे वाले केस में अगर
ए जो एलिमेंट है वो यहां पर जो कंपाउंड है उसके अंदर मान लो कि बी एक एलिमेंट है, इससे ज्यादा रिएक्टिव अगर ए है तो ए क्या करेगा, उस बी को अपनी जगह से मूव कर देगा और सी के साथ जुड़ जाएगा। तो बीसी की जगह पे हो जाएगा एसी, ए विल कम एंड ज्वाइन विथ सी, ठीक है। इनफैक्ट ए जो है वो बी की जगह पे आ जाएगा और बी जो है वो इंडिविजुअली अलग हो जाएगा। तो बी जो है अकेला एलिमेंट रह जाएगा प्लस ए जो है सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर जो दूसरा कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको अपनी जगह से हटा देगा। ये कुछ वैसा ही स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर आपने देखा होगा हमेशा एक बहुत ही मोटा सा एनर्जेटिक और बुली सा लड़का होगा, वो हमेशा आकर के ना बुली करेगा उन पतले दुबले से लड़कों को, उनके ऊपर थोड़ा सा अथॉरिटेटिव रहेगा और उनको खाली एक पुश से उन पतले दुबले लड़कों को हटा सकता है, क्योंकि वो मोटा लड़का थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा रिएक्टिव है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो कुछ एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपनी जगह से हटा देते हैं और कुछ नया एलिमेंट्स और नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। चलो इसको और हम एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसको समझेंगे। एक्टिविटी 1.9 जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ के भी समझाऊंगा और मैं आपको इनिशियली ना एक जनरल तरीके से स्टोरी के फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट पूरा समझा देता हूं। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3 आयरन के नेल्स लेने हैं। आयरन के नेल्स जो कारपेंटर यूज करते हैं किसी चीज में हथौड़ी से ठोकने के लिए, राइट। तो वो जो आयरन के जो नेल्स है जिनको खिल्ली या कीले भी बोले जाते हैं हिंदी में, तो 3 ऐसे आयरन नेल्स लेने हैं। आपको वो तीनों आयरन नेल में से एक आयरन नेल को सेपरेट रख देना है कंपैरिजन के लिए, और बाकी जो 2 आयरन नेल्स हैं उनका हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो पहला हमें एज इट इज रख देंगे। फिर क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है जो कि ब्लू कलर का होता है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना जो कि ब्लू कलर का होता है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक को मार्क कर देना है टेस्ट ट्यूब ए, दूसरे को मार्क कर देना है टेस्ट ट्यूब बी। लेकिन जो स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब ए है ना पहली वाली, उसको भी सेपरेट कर देना है, रख देना है, जैसे पहली वाली जो आयरन नेल को आपने सेपरेट किया था, राइट। तो इनको ना मैं आपको ऐसे एक मार्जिन ड्रॉ कर देता हूं ताकि इनको आपको सेपरेट रखना है, एक आयरन नेल को और एक जो है टेस्ट ट्यूब ए जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इन दोनों चीजों को इसलिए अलग रखना है ताकि आप बाद में एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में दोनों टेस्ट ट्यूब को और बाकी नेल्स को कंपैरिजन कर सको उनके कलर्स को। ऑलराइट, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज ये जो बाकी बचे हुए दोनों आयरन नेल है इनको क्या करना है आपको, ये जो टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आपने लिया ना 10-10 ml जो ब्लू कलर का है उसके अंदर आपको उसको डुबो करके थोड़ी देर तक इमर्स करके रख देना है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे क्या क्या इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो क्विकली मैं आपको ये जो है एक बार फिर से समझा देता हूं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग अ सैंड पेपर। सबसे पहले वो आयरन नेल को जो है आपको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना। हो सकता है आयरन के ऊपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड का लेयर बन गया हो, है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो यहां पे सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। अब क्या करना है, टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स में लेना है और उनको मार्क कर देना है ए और बी। नाउ टाई यानी कि बांधना है हमें 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड यानी धागे से एंड इमर्स यानी कि डुबा देना है देम केयरफुली इन किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो आपने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर लिया है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए को तो आप सेपरेट रख देते हो। और ये एक्सपेरिमेंट आपको 20 मिनट्स तक मतलब उसको आयरन नेल को डुबो करके रखना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड, एक आयरन नेल को आपको अलग से रख देना है कंपैरिजन के लिए और टेस्ट ट्यूब ए को भी आपको सेपरेट रख देना है। 20 मिनट्स के बाद में हम एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर, तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है, तो दैट इज ब्लू। ऑब्जर्वेशन में कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू बिफोर द रिएक्शन। उसके बाद में स्टूडेंट्स आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, तो आफ्टर रिएक्शन किसके साथ, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है ना इसके अंदर उसका आयरन नेल के साथ जो है रिएक्शन होता है। आफ्टर रिएक्शन विद आयरन नेल द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट जो है वो फेड हो जाता है,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है, फेड अवे एंड बिकम्स ग्रीनिश। ये जो है कैसा कलर हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है। और ये क्यों होता है, ब्लू कलर से ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि वहां पे एक नया कंपाउंड बन गया है दैट इज नोन एज आयरन सल्फेट। और क्या ऑब्जर्व करेंगे हम इसके अंदर, द कलर ऑफ आयरन नेल, आयरन नेल जो है ना उनका भी कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्राउनिश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ब्राउनिश। क्यों होता है ऐसा, व्हेन डिप्ड इन द टेस्ट ट्यूब बी, क्योंकि एज कॉपर मेटल जो होता है ना वो उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये जो आयरन की नेल्स है ना इसके ऊपर ब्राउनिश कलर का जो है कॉपर मेटल इनके ऊपर ऐसा डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां पर समझ में आ गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रिएक्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। देखो हमने लिया था आयरन के नेल्स, किसमें डुबोया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो कि ब्लू कलर था। फिर क्या होगा, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। अब आयरन जो है ना स्टूडेंट, ध्यान देना, आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो कॉपर की जगह आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा, आयरन, कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट। और ये आयरन सल्फेट जो नया कंपाउंड बनता है ना, इसी वजह से जो कलर है ना ब्लू वो फेड होकर के बाद में ग्रीनिश कलर हो जाता है और सेपरेट जो है कॉपर मेटल आपको अलग से दिखाई देगा। ये जो सेपरेटली कॉपर मेटल सेपरेट हो जाता है ना, ये कॉपर मेटल ना इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जो मैंने यहां पे ड्रॉ करके बताया है। इसलिए आयरन नेल का कलर चेंज होता है। यहां पे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट बना है, राइट। तो ये सारा मैंने आपको समझाया। और भी हम ये पहला एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी जिंक जो है ना मेटल, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर है इसके साथ रिएक्ट करेगा ना तो जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि जिंक जो है ना स्टूडेंट्स इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और सल्फेट के साथ वो खुद जुड़ जाएगा। तो जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस है और कॉपर जो है वो मेटल अलग रह जाएगा, जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एक्चुअली सॉरी, ये किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक के ऊपर। इस तरह से आपको लेड लेना है और लेड को ना कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये जो लेड है ना स्टूडेंट्स, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और जो है क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो कॉपर क्लोराइड की जगह बना लेड क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड है स्टूडेंट्स वो हमेशा पेल ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे बना है लेड क्लोराइड वो कलरलेस होता है, राइट। और फिर कॉपर मेटल अलग से जो बच जाता है वो लेड के ऊपर जमा हो जाता है, जैसे आयरन नेल के ऊपर जमा हो गया था कॉपर, उस तरीके से। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को आप थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सारी चीजें लिख सकते हो। आयरन जो है दैट इज इन सॉलिड, कॉपर सल्फेट है वो एक्वेस सॉल्यूशन होता है, फेरस सल्फेट भी क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन होता है, और कॉपर ये जो बच गया दैट इज अ सॉलिड। अगेन दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वेस सॉल्यूशन, यहां पर ये भी एक्वेस सॉल्यूशन है और ये सॉलिड है। यहां पर ये सॉलिड है, लेड जो है मेटल है, और यहाँ पे जो है ये एक्वेस सॉल्यूशन है किसका, कॉपर क्लोराइड का, और ये लेड क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन, और ये कॉपर मेटल अलग से है तो दैट इज अ सॉलिड। एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो जो कंपाउंड है पानी के साथ घुला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक दो और इक्वेशन के साथ में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है मैंने, आयरन और ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक चीज सिखानी है आपको कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने ही कंपाउंड से हटा देता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा कम रिएक्टिव एलिमेंट है? क्या जो जैसे कि इस केस के अंदर ही जैसे कि आयरन है, क्या वो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर से ये जो Ag सिल्वर है इसको क्या ये हटा पाएगा? क्या आयरन ज्यादा उससे रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? क्या ये इक्वेशन होगा या नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमको पता चलेगी
दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज से। तो हमको ये चीज जो है बाय हार्ट कर लेनी है, इसको हमें मेमोराइज कर लेना है, ठीक है ना, कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से कम रिएक्टिव है। ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, याद रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। अगर ये हमें मेमोराइज हो जाता है, कल को एग्जाम में कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेंगे इक्वेशन देख करके कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये संभव है, तो अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो हम बता सकते हैं। ऐसा एक एग्जांपल लेकर के भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखो, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है, बीच बीच में कहीं पे मैंने डिफरेंट कलर्स के पेन का यूज किया ताकि थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले जो है पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में 4 एलिमेंट्स है, दैट इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये डिक्रीज होते जा रहा है रिएक्टिविटी। फिर उसके बाद में कार्बन है, फिर 4 एलिमेंट्स है, दैट इज जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर, उससे कम रिएक्टिव सिल्वर, उससे कम रिएक्टिव ऑर्गेनम दैट इज गोल्ड, और उससे कम रिएक्टिव है दैट इज प्लैटिनम, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। चलो देख लेते हैं क्या रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये, मैंने लिख तो दिया है, क्या ये आयरन जो है वो सिल्वर को हटा पाएगा। तो आयरन और सिल्वर का पोजीशन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, आयरन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, और सिल्वर यानी Ag वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली आयरन ऊपर की तरफ आ रहा है, इट इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, और ये जो सिल्वर है वो कम रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली आयरन जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और सिल्वर की जगह पे आकर के, पहले था सिल्वर नाइट्रेट और अब बन जाएगा फेरस नाइट्रेट, ठीक है, और सिल्वर जो है वो सेपरेट रह जाएगा। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स। दूसरा स्टूडेंट्स, हमने 9th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ऐसा करके एक चैप्टर आया था, और उसमें हमने सीखा था कि हम किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद करो, थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, फॉर्मूले के अंदर उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख डालते हैं। फिर उन एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे उनके वैलेंसी, अगर वो एटम है तो, और अगर वो आयोन के फॉर्म में है, चार्ज्ड एटम है, तो उसके नीचे उनके चार्जेस लिखे जाते हैं। फिर या तो दोनों वैलेंसी को क्रॉस कर दिया जाता है, अगर चार्जेस है तो चार्जेस को क्रॉस कर दिया जाता है। ऐसा हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, वो एक बार यहाँ पे ट्राई करके हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयरन, ठीक है, और ये आयरन जो है इसका कितना चार्ज है, 2+ चार्ज है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने लिया है दैट इज नाइट्रेट, ठीक है, NO3, ये नाइट्रेट, और हमने पॉलीएटॉमिक आयोन्स ऐसा करके भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इसका जो चार्ज है दैट इज 1-, ठीक है। अब ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आयरन का 2+ चार्ज है, उसके सामने नाइट्रेट का एक सिंगल जो है नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस तो ऑपोजिट है, एक साइड प्लस है, दूसरे साइड नेगेटिव है, ठीक है ना, दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक बाजू 2+ चार्ज है, एक बाजू 1- चार्ज है। तो दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि एक और जो है नाइट्रेट कहीं से चल करके इस तरह से आता है, और दो ट्वाइस जो है NO3 यानी कि फिर हो जाएंगे उसके 2 नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से फिर दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे चार्जेस। क्यों काउंटर बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का, बट विथ ऑपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, बट द मैग्नीट्यूड आर सेम, दैट इज 2 and 2, राइट। तो 1+ पॉजिटिव चार्ज को 2+ पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सामने दो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, इसलिए एक और नाइट्रेट जो है आयन वहां पे पहुंच जाता है। इसलिए ना स्टूडेंट्स, Fe के साथ में इस तरह के दो नाइट्रेट होने चाहिए। तो इसलिए आप देखना ध्यान से, यहाँ पे NO3 एक ही बार था, लेकिन आयरन के साथ गया तो वहां पे NO3 ट्वाइस हो गया, जो हमने ब्रैकेट में बाहर की तरफ यहाँ पे लिख दी है। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स बनता है, ठीक है ना। तो याद आया होगा आपको वो टॉपिक 9th स्टैंडर्ड का, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, ऐसा करके, है ना। एक और बार हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या जिंक हाइड्रोजन को अपने ही कंपाउंड में से, सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या हटा पाएगा हाइड्रोजन को। तो जिंक और हाइड्रोजन का हम रिएक्टिविटी से चेक करते हैं। तो जिंक ये रहा स्टूडेंट्स, ठीक है,
और हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली जिंक ऊपर है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है तो वहां पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो जिंक 100% जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन की जगह पे आकर के बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो इसको भी एक बार हम राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक है Zn, उसका हमने सिंबल ले लिया जिंक का, और दूसरा है सल्फेट, ठीक है ना। तो यहां पे ये रहा सल्फेट SO4। दोनों को लिख करके अब उनके जो चार्जेस हम उनके नीचे लिखेंगे। जो जिंक है स्टूडेंट्स उसका 2+ चार्जेस है, इट इज आयोन, जिंक आयोन का। और यहाँ पे एक पॉलीएटॉमिक आयोन है, पॉलीएटॉमिक आयोन जहां पे 2-2 एटम्स होते हैं, ठीक है ना, 2-2 एटम्स एक साथ में जुड़े और उनके चार्जेस होते हैं SO4। तो यहाँ पे जो है सल्फेट का जो है 2 नेगेटिव चार्ज है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों आयोन्स जो है उनके चार्जेस ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड में वो सेम है, ठीक है ना। दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट ऑपोजिट चार्जेस। तो +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके चार्जेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चार्जेस कैंसल आउट हो जाएंगे। और जैसे कि याद करो हमने 9th स्टैंडर्ड में ये चार्जेस को हम ऐसे क्रॉस करते थे, ठीक है, क्रॉस करके और ये 2-2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और फिर जो है जिंक सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक Zn के साथ में एक SO4, तो जिंक सल्फेट बना और फाइनली जो है हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो गया, जो आप टेस्ट कर सकते हो बाय पॉपिंग साउंड। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन में रख रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने एक आपको एलिमेंट दिया कॉपर, ठीक है, और एक मैंने आपको दिया कंपाउंड दैट इज जिंक सल्फेट, तो क्या ये रिएक्शन होगा, क्वेश्चन यही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछते हैं कि एक रिएक्शन देकर के आपको पूछेंगे इज दिस रिएक्शन पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स आपको ये सीरीज आनी चाहिए, उसमें से आप पता कर सकते हो। कॉपर और जिंक का प्लेस चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कॉपर कहां पे है एग्जैक्टली, दैट इज यहां पे, ठीक है, ये रहा कॉपर, ओके, और दूसरा है जिंक, तो जिंक ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है क्या ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो नहीं, क्योंकि कॉपर स्टूडेंट वो नीचे की तरफ आ रहा है और जिंक जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर इस जिंक को, जिंक सल्फेट के अंदर से इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आप आंसर कैसे करोगे, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर इज less reactive than zinc. Therefore, copper metal या copper element will not be able to displace zinc from zinc sulfate solution. Okay students, I hope यहाँ पे displacement reaction आपको clear हो गया है। आने वाले next वीडियो में हम जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की चर्चा करेंगे।